कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 10 के लिए जो मैथ विषय के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि जो भी बच्चे 2024 के बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और एक एक करके बिल्कुल जैसा बोर्ड में पूछा था उसी प्रकार के हमने सेट पे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। और इसके पहले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिएगा, करें कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात का पहले देख लेते हैं। तो द्विघात का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये होता है द्विघात का। तो त्रिघात का क्या हो जाएगा आपका, तो त्रिघात का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, चारों ऑप्शन में हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद का भी कहेगा तो ऑप्शन नंबर ये हो सकता है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन जब त्रिघात बहुपद का जिक्र करेगा तो क्या होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब उसके बाद से हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ऐसा प्रश्न आपको बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसकी पूरी संभावना है कि इस साल यानी कि 2024 में भी बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आपको इस तरीके के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के दो मूल है तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा बहुपद दिया हुआ, बहुपद क्या है, तो बहुपद यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 5x और फिर क्या यहाँ पे प्लस 7 है। तो यहाँ पे देखिएगा a का मान क्या होगा, 1, यानी कि क्या होगा चर के साथ जो गुणा में होता है। b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान हमारा यहाँ पे होगा b बराबर -5 होगा और c का मान क्या होगा, c का मान 7 होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि मान हमें किसका ज्ञात करना है, 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। थोड़ा सा पहले हम इसको हल करके एक छोटा सामान ज्ञात कर देते हैं। तो लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में जब हम बीटा से भाग देंगे तो क्या बचेगा, अल्फा से भाग देंगे तो बचेगा हमारा बीटा बचेगा। और बीटा में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस है तो प्लस का चिन्ह। फिर अल्फा इंटू बीटा में जब हम बीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा, बीटा तो कट जाएगा लेकिन अल्फा बचेगा। अल्फा में जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा, यानी कि यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा और बटा में क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो अब हमें पता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मूलों का योग और बटा में फिर क्या है आपका मूलों का गुणनफल। तब मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a और मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। हमने बहुत बार इस तरीके के प्रश्न को हल किया हुआ है। आधार से आधार यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि क्या बच गया -b/ बच गया हमारा c। तो a b c का हमने तो मान निकाला हुआ है -b का मान कितना है -5 हो गया, ठीक है। और a का मान क्या है, c का मान, तो c का मान हो गया 7, माइनस क्या हो गया प्लस और बटा में हो गया 7, यानी कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया, 5/7। 5 बट्टा क्या है 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल इसी पैटर्न को रिपीट किया जाता है। यहाँ पे बहुपद सिर्फ चेंज हो सकता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर जो प्रश्न है बिल्कुल उसी पर आधारित है। तो अगर आप पे फार्मूला के द्वारा यहाँ पे हल करने के लिए सीख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप पे अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप जितना उस प्रश्न पे अंक निर्धारित होगा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका एक बार। अब इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे लिख देते हैं। बहुपद क्या कर रहा है 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस क्या है 3 के शून्य ज्ञात करना है। मत पतोड़ेंगे इसका तो 36 18 हो जाएगा ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब यहाँ पे 7 के लिए क्या करेंगे 9x प्लस हो जाएगा हमारा 2x और माइनस कितना 3। कॉमन क्या ले लेंगे इसमें, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3x कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक। यहाँ पे क्या बचा है 3, हम जब कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया है 2x और माइनस क्या है 3। यहाँ पे हम +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x और -3, ठीक है। यहाँ तक अब इसको लिख सकते हैं
2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। अब देखिएगा 2x माइनस 3 बराबर जब हम जीरो करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर 3 है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में 3 और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक जाकर माइनस में लग गया और 3 का आ गया आपका बट्टा में। ये देखिए जो मूल हमारा निकला, पहला मूल क्या हो गया 3/2 और दूसरा मूल क्या हो गया आपका -1/3। जोड़ेंगे इसको कहाँ पे है 3/2 और -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल ले दूसरे नंबर प्रश्न पे ये आधारित क्या है, प्रश्न संख्या आपका 4 है। ऐसे अपन कर सकते हैं, हटा दें इसको। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, एक बहुपद दिया हुआ है और फिर कह रहे हैं कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। प्रश्न नंबर कितना, तो प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4। प्रश्न नंबर कितना हो गया 4। ध्यान दीजिएगा बहुपद क्या है, x² प्लस 2x प्लस 3। ए का मान क्या होगा 1 और बी का मान क्या होगा 2 और सी का मान क्या हो जाएगा, ए आपको पता होना चाहिए। सी का मान हो गया हमारा 3। मान हमें ज्ञात किसका करना है, 1/α प्लस 1/बीटा। अब याद ही कर लो इसको। अभी हमने इसका मान ज्ञात किया था कि क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा c/a। ए से खत्म हो गया, यानी क्या बच गया -b/c। बी और सी का मान हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, बी यानी कि कितना हो गया -2 और सी का मान क्या है 3 है। ऑप्शन में ढूंढेंगे इसको, तो ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है -2/3। -2 क्या आ गया 3 आ गया। तो आसानी से अगर आपका मैथ थोड़ा सा वीक भी है तो अगर आप टाइम देते हैं इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए, तरीका अगर सीख लेते हैं तो आसानी से आने वाले समय में मैथ आपका भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के सिर्फ एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और आने वाले समय मैथ के बादशाह हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को हम देखते हैं। करें कि दो रैखिक समीकरणों के अनेक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण युग्म होगा। हमने बार बार 3 सूत्र का जिक्र किया है। देखिएगा ग्राफ क्या होगा, यानी कि दो जब रैखिक समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे तो 3 में उसका हल हो सकता है। एक तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, उसका एक हल होगा। एक क्या होगा कि दोनों रेखाएं क्या होगी एक दूसरे के संपाती होगी, उसका अनेक हल होगा। और एक कंडीशन होता है तीसरा है, दोनों रेखाएं क्या होगी एक दूसरे के समानांतर, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सवाल को समझिएगा। कह रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेद करेगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 5वें प्रश्न को भी हमने आसानी से कर लिया। अगर मैथ में आप सूत्र जो भी है उसको कंफर्म रखते हैं, प्रत्येक चैप्टर का कुछ विशेष सूत्र होता है जिसका उपयोग करके हम प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर आपने बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, सूत्र आपको पता है, तो आप आसानी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बिल्कुल 5 या 10 सेकंड के अंदर आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक के परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ पे कर रहा है, कोई भी अभाज्य संख्या के रूप में वह होती है तो क्या होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जिक्र कर रहा है। बी ऑप्शन क्या है हमारा 2 √2 बटा क्या है 2 है, रूट में 2 है तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारा 2 बच गया। तो एक तो परिमेय संख्या ये हो सकता है। अब यदि देखिएगा 16 को हम रूट में से निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा बेसिक आपको पता है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोनों ऑप्शन होना चाहिए। तो एक मिस्टेक से दे दिया है। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, इसका ऑप्शन दोनों सही होगा। देखिए क्या लिखने का वाइट कर लीजिए, सही है ही, उठा तो लेना चाहिए। ठीक है कर लेते हैं इसी को। हाँ, कलर वाइट कर लीजिए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न का आ रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, दो क्रमिक हम लिखते हैं यहाँ पे 2 हो गया 4 6 और 8 फिर 10 डॉट डॉट करके सम संख्या। ओके, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें।
तो सम संख्याओं का एचसीएफ जब हमने पहला पार्ट ही बताया था आप लोगों को, तो सम संख्या का हमने परिभाषा भी लिखवाया था और ये भी लिखवाया था कि सबसे छोटी सम संख्या 2 और 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह 2 होता है, और 2 लगातार बीच के सम संख्याओं का अंतर ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे देखिए आप 2 4 6 फिर 8 फिर 10, सब में क्या है 2 का अंतर है ना, तो यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ जो निकल के आएगा वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे कहेगा कि 2 लगातार विषम संख्या, प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर मान लो कि यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो अगर 2 लगातार विषम संख्याओं का अगर एचसीएफ पूछता है तो वहाँ पे 1 होगा, क्या होगा 1। अगर 2 क्या करता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ अगर पूछा जाता है तो भी क्या होगा 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए कि प्रश्न पूछा हुआ तो हो सकता है कि इसकी बारी आ जाए, ठीक है ना। इसलिए आप सभी प्रश्नों को लेकर के तैयार रहिए, प्रश्न जहाँ से भी हो आप हल करेंगे और निश्चित हल आपको मिलेगा उस प्रश्न पे जो भी हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हल, 7वें का हल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के ए तथा बी के लिए लसा क्या है, करें कि ए तथा बी के लिए मसा है आपका ए बी, और फिर करें कि इतना और इतना क्या है लसा है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रश्न में, तो करें कि इसके बराबर क्या होगा। देखिएगा हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 वो संख्या है, ये वो संख्या हो गया आपका ए और दूसरी संख्या क्या हो गया, ये पहली हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी क्या होगा आपका, दूसरी हो जाएगा बी। तो प्रश्न कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, वरिष्ठ संख्या। आवाज तेज करेगा। एचसीएफ बराबर क्या होगा आपका, उभयनिष्ठ संख्या होगा। यानी कि अगर हम दोनों संख्या का एचसीएफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये को हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे लिख सकते हैं पहली संख्या को, ए गुणे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी गुणे 1, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 1 है ना। यानी कि संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह 1 हो जाएगा, संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 1, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम यही हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए और गुणे क्या हो जाएगा बी। और यही कह रहा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान क्या होगा, तो एलसीएम तो हमने निकाला हुआ है ए बी, और एचसीएफ क्या हो गया ए, इन दोनों का अगर हम गुणनफल करें तो क्या होगा ए बी होगा, क्या प्राप्त होगा ए बी, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में है, बी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैथ में अगर बेहतर स्कोर करना है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हल कीजिए, ठीक है, या फिर जो भी यूट्यूब पर हम सोल्यूशन डाल रहे हैं मैथ का उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, और उसे सीखिए, सूत्र को याद कीजिए। देखिएगा कहें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में किसका मान परिकलित करने के लिए उपयोग किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परिकलित में हम क्या करते हैं, संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, याद रहेगा। अब उसके बाद से कह रहे हैं कि पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे टिक आउट कर देंगे, परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है, एक बिंदु दिया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न में क्या है, एक यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है निर्देशांक का, और वह बिंदु क्या है, तो बिंदु है -12, -18। -12 का क्या है, -18 है, ठीक है। तो कह रहे कि भुज का मान क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भुज जो होता है वह x का मान होता है, और कोटि जो होता है वह y का मान होता है, और निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भुज, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा आपका -12। अगर यहीं पे कोटि का था तो क्या जाता -18, यानी कि y का मान, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा प्रश्न एक आता है, भुज पूछ दे, कोटि पूछ दे, या फिर और भी प्रोसेस होता है, तो उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको बेसिक पता है। 12 नंबर प्रश्न को करेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या है, तो साइन थीटा माइनस से
कॉस थीटा का मान क्या होगा, सिंपल है। तो साइन 90 यानी क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 और माइनस क्या होगा, कॉस 90। इसी का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका हमने टेबल भी बताया था आप लोगों को, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर वो डाटा आपको याद है तो उससे ही प्रश्न कीजिएगा। अगर आपको मान पता नहीं है तो आप ये प्रश्न नहीं हल कर सकते हैं। इसलिए जो भी सूत्र है, सूत्र का हमने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे, और उन सभी का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए और फिर इन सभी प्रश्नों को सरलता से हल कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, एक में से क्या करेंगे, -0 करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 1, यानी कि इसका हल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 1 होगा। और त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, अगर देखा जाए बिहार बोर्ड वर्ग 10 के लिए, ठीक है। वहाँ से लगभग सिद्ध करने वाला अपने वस्तुनिष्ठ से मिला करके 20 या फिर 25 अंक के भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या दीजिएगा, करे कि 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 के बराबर है। क्या होता है, सेक यहाँ पे 60 का मान दिया हुआ है, तो सेक 60 का मान बता दे, आपको पता होना चाहिए 2 होता है। क्या होता है, तो कह रहा है कि इसी जो 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें किसका मान 2 के बराबर होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कोसेक 30, कोसेक 60, टेन होगा, कॉट हो दे रहा है आपका 30, और फिर 10 का दे रहा है 60 दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। जो कोसेक 30 डिग्री होता है उसी का मान होता है, क्या होता है, 2। तो अगर आपको मान पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपसे तो ये बनेगा ही नहीं। और एक प्रश्न अगर आप वस्तुनिष्ठ गलती कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। 5 अगर आप प्रश्न गलती करते हैं तो 5 नंबर यानी कि 1% आपका अंक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक अंक महत्वपूर्ण है। उन सभी को आसानी से हल कर सकते हैं यदि आप इस सेशन को बार बार देखेंगे तो। अब देखिएगा 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, रचना को हमने पढ़ाया इसको बखूबी, ठीक है ना। ऑनलाइन भी कुछ बताया था, बाकी ऑफलाइन में तो कई बार हुआ है। इसको देखिएगा, हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं, हम रचना बना ही लेते हैं शेप के माध्यम से। शेप किधर है, यहाँ पे एक लेंगे वृत्त, वृत्त का कलर क्या है, काला ब्रेक ले ले, दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा रह रहा है, रचना ने बनाया है, ठीक है। देखिएगा, एक हमने वृत्त ले लिया और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त भी दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का होना चाहिए। वृत्त कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। इंच ले लेते हैं हमने इधर थोड़ा सा इसको क्रॉस कर देते हैं कि हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर रेखा का एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, यहाँ पे दर्शा देंगे, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इसी वृत्त के केंद्र से अब स्पर्श रेखा खींचेंगे नहीं, ठीक है ना, सिर्फ हमको लंबाई निकालना है, वो दिखे थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, उसमें लंबा जाने लगेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे समझाना है। क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी से, 10 सेंटीमीटर हमने दूरी ले लिया, उस बिंदु का नाम क्या है, बिंदु कुछ दे रहे हैं, हम अपने से रख दे रहे हैं, पी बिंदु। करे कि इससे अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, याद रखिएगा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, अगर एक बिंदु से खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच लिया, ये वो खींच लिया, ये वो और खींच लेते हैं इधर, ठीक है, ये और ले लेते हैं, ये भी ले लिया। अब थोड़ा सा करते क्या है कि त्रिज्या को मिला देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा कैसे, किस नियम का प्रयोग इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं कि Q हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका R बिंदु हो गया, ये 10 सेंटीमीटर है ही, त्रिज्या कितना हो जाएगा, क्या पी का लिखिए, नहीं पी है, आपको कोई दिक्कत नहीं, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना, त्रिज्या 6 हो गया। अब देखिएगा, प्रमेय है एक, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है,
यहाँ पे लंब हो गया बालक। और जो समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। हमने बताया था जब त्रिकोणमिति पढ़ाए थे अध्याय 8, ठीक ना। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज का दो भुजा आपके पास है। ये वो तो मान लीजिए कि नीचे वाला हमारा आधार हो गया। आइए मान लेते हैं कि क्या हो गया आपका, ये लंब हो गया। तो हमको निकालना क्या है? कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, आधार में निकालना है। तो क्या करेंगे हम? कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग हटा लेंगे रूट में, और मान वही निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, पी ओ और क्यू। 10 सेंटीमीटर क्या है? पी ओ का मान है, और क्यू आर का क्या, ओ क्यू का मान क्या है? 6 है। तो आधार हमें ज्ञात करना है। आधार क्या है? आधार है हमारा यहाँ पे पी क्यू। रूट में क्या कर लेंगे? रूट में लिख लेंगे यहाँ पे पी ओ का वर्ग माइनस से ओ क्यू का वर्ग। दो को भुजा तो पता है, तो तीसरा का आसानी से निकालेंगे। 10 का वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल 6 का वर्ग करेंगे। तो 10 दहिया हो गया आपका 100, और 6 का क्या हो गया? 36। रूट में कितना बचेगा? 64 है। 64 का निकाल देंगे हम 8। क्या निकाल देंगे? 8। तो ये अगर आपको सूत्र पता है कि स्पर्श अगर केंद्र से दूरी दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दी हुआ है, तो स्पर्श रेखा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक दो प्रश्न संपूर्ण त्रिभुज पे तो आधारित मिलेगा ही आपको, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, आसानी से कैसे स्पर्श रेखा निकालते हैं इसको सीख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और ऐसा ही बिल्कुल देखिएगा जो आपका एक अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है, या फिर इससे पहले भी एक हुआ था आपका, उसमें इसी तरीके के बिल्कुल प्रश्न पूछे गए थे। और जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उस एग्जाम में भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस सेशन को आप देखिए। करें कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? वृत्त के परिधि निकालने के लिए हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे? वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और जब त्रिज्या निकलेंगे जब क्या करेंगे? परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल है ना, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या है हमारा 15। ध्यान दीजिएगा पाई का मान कितना हो गया? 22/7। अब गुणे आर स्क्वायर बराबर कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? गुणा वाला भाग में, भाग वाला किस में? गुणा में। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे क्या होगा? 7 इधर भाग में, तो गुणा में आ गया इधर, और 22 किस में था? गुणा में, तो भाग में आ गया। 22 आता कितना होता है? एकदम याद कर लो, रट्टा मार जाओ इसको। 22 आता होता है 154, यानी कि 7 का गुणे क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आर हमें ज्ञात करना है, तो इसी पर रूट लगा देंगे, यानी कि 7 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर का मान क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। सही है। अब क्या करेंगे? जब हमारा त्रिज्या निकल गया, तो त्रिज्या निकल गया तो इसका परिधि निकाल लेंगे। परिधि बराबर क्या होता है? तो वृत्त का परिधि बराबर होता है आपका 2 पाई आर। 2 हो गया। अब पाई का मान तो हम निकाल पता ही है, 22/7 होता है। अब गुणे आर क्या है हमारा? 7 है। 7 सेंटीमीटर है, तो 7 से 7 कट गया, 22 कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। देखेंगे इसमें कि 44 सेंटीमीटर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो उससे क्या करेंगे? हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो हम परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। या वृत्त का परिधि भी दिया रहेगा तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और फिर त्रिज्या निकल जाएगा तो क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तुलनात्मक प्रश्न है, सूत्र आपको पता होना चाहिए, बाकी बात आप बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। ये तो आप प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आपसे बनेगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? सिंपल है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन में देखें कहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न भी हम हल कर लिए। एक अर्धगोला होता है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ऐसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, बताए थे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इन सबको याद रखिएगा, इसमें प्रश्न बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है, ठीक है। तो देखिएगा प्रथम 17 नंबर प्रश्न है,
प्रथम 6 अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले यहाँ तो आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भेद नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो देखिएगा पहली का अभाज्य संख्या 2 होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया? 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, फिर क्या हो गया? 13 हो गया। कौन पूछ रहा है? 6 को का कह रहा है। माध्यक यानी कि मध्य की संख्या, आधे इधर करो आधे इधर करो, बीच में क्या बच गया? 5 और 7 बच गया ना, तो इसी का औसत ले लो। 12 का बटा क्या हो जाएगा? 2। कितना आ गया? 6 आ गया। माध्यक पाठ में बताया था जब हमने प्रश्नावली आपको पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी अध्याय 14 है वर्ग 10 में, ठीक ना? उसको देखिएगा, बिल्कुल क्या है उसी पाठ से इस प्रश्न को लिया गया है। लेकिन आपको परिभाषा वगैरह भी संख्या पद्धति का पता होना चाहिए, तब जाकर किस तरीके के प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो 17 तक हमने प्रश्नों को हल किया और बिल्कुल आसानी से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप सभी इसको सीखिए, सीखेंगे आने वाले समय में मैथ्स के टेस्ट वगैरह में आपका क्या होगा? अंक बढ़ेगा। अंक क्या होगा? आसानी से बढ़ेगा। बैकग्राउंड हमने चेक कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। कौन सा प्रश्न होगा? प्रश्न नंबर 18। तरह कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? सिंपल है। तो 16 का मिलान चिन्ह देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं? 16 का मिलान चिन्ह बराबर 1 2 3 4 जब होता है ना तो एक हम क्रॉस वाई लिखते हैं। 5 को हो गया, फिर 4 1 5, ठीक है ना? फिर 1 2 3 4 4 1 5 फिर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन कहीं पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन यहाँ पे डबल पाई है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सी ऑप्शन सही। सी नहीं होगा, इसको मैं से दे सकता है, ठीक है ना? आप याद रखिए कि 16 का मिलान चिन्ह ये वाला होगा, बाकी सब नंबर है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर थोड़ा सा डी पे सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी होगा। अब उसके बाद 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मिलान चिन्ह आपको वर्गनों में पढ़ना है, वहीं से उठा करके दे दिया है, ठीक है ना? कुछ प्रश्न वर्गनों के भी होते हैं। करें कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12, माइनस डॉट डॉट करके यहाँ पे दिया। करें कि सार्वंतर क्या होगा? तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर डी बराबर होता है A2 - A1। AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न है समांतर श्रेणी का। A2 का मान क्या है? -4 है। A1 क्या है? हमारा 0 है, यानी कि -4 में से 0 घटाएं तो क्या बचेगा? -4, यानी कि सार्वंतर कितना निकल के आया? -4। देखिए बिल्कुल आपको जब तरीका पता है तो प्रश्न को बनाने में मात्र 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है ना? अगर 50 प्रश्न आपको हल करना है तो लगभग 45-50 मिनट तो काफ़ी हुआ, ठीक है ना? आधे घंटे से कम समय में आप आसानी से 50 नंबर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बस तो इस प्रश्नों पे, क्योंकि 50% ये रहेगा, ठीक है? अब उसके बाद से देखिएगा 20 नंबर हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बहुपद y² - 6y प्लस से 8 का घात क्या होगा? सिंपल है, ठीक है ना? द्विघात बहुपद है। प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर क्या है? 20। y² माइनस कितना? 6y अब प्लस 8 का घात कर रहा है। तो घात क्या होता है? चर का जो अधिकतम मान होता है ना, वही क्या होता है? बहुपद का घात होता है। तो चर का y है और y का अधिकतम घात यानी कि सबसे बड़ा पावर इसका क्या है? 2 है। तो यानी कि इस जो बहुपद दिया हुआ है y² - 6y + 8 का, उसका घात क्या होगा? घात हो जाएगा हमारा, क्या हो गया? 2, ठीक है? अब उसके बाद 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर होंगे तब रैखिक समीकरण युग्म होंगे। आलेख क्या कर रहा है कि समानांतर है, तो जब समानांतर होगा तो हल होगा ही नहीं। जब दोनों रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे के काटेगी तब जाकर के हल होगा, एक हल होगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी तो अनेक हल होगा। यहाँ पे क्या करें कि रेखाएं समानांतर है, तो रेखाएं समानांतर होने की कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा, ठीक है? उसके बाद से 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कह रहा है कि इतना और इतना में मैंने ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका कंडीशन क्या है? तो इसका भी कंडीशन है कि रेखाएं समानांतर होगी। रेखाएं क्या होगी? समानांतर होगी। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 होता है
तो रेखाएं संपाती होती है, यानी कि एक मार्ग से जो रेखा जाएगी उसके ऊपर एक आ जाएगी, दूसरी रेखा जाएगी। तो संपाती वाला मैनेक है, लेकिन जब इसी में हम नट इक्वल टू लगा देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं बिल्कुल समानांतर जाएगी, यानी कि एक के जो रेखा गुजरे है ना बिल्कुल उसके समानांतर ही रेखा दूसरी गुजरेगी, तो हल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर क्या देखेंगे, 23 को देखेंगे। ठीक है ना, आप लोग देखते चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी सेट बनाएंगे उसमें 2-4 नंबर तो आपका बढ़ेगा ही, 10 नंबर तक बढ़ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीका को उसमें भी रिपीट किया जाएगा। हो सकता है कि प्रश्न का अंक बदले लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, तो आप तरीका सीखिए यहाँ पे। तो इस बार प्रश्न है कि एक मान है जिसके लिए समीकरण लिखा है x प्लस से 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0 का शून्योत्तर हल होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है हमारा, ax प्लस से 10y बराबर 0, पहले का समीकरण हो गया। दूसरा का क्या कर रहा है, दूसरा का समीकरण है हमारा 2x प्लस 5y बराबर 0। सिंपल है, यहाँ पे a अज्ञात इसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से गुणा कर लेते हैं, इससे गुणा कर लेते हैं 2 से, तो 2 दूनी क्या हो गया 4x और 5 दूनी कितना हो गया 10y बराबर क्या हो गया 0 हुआ। तो देखिए ये जो समीकरण हमारा निकल गया 10 से 10x हो गया, और x तो है यहाँ पे, a के बराबर क्या हो जा रहा है, a के बराबर हो जाएगा हमारा 4, a के बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्या आसानी से मान निकाल दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब करेंगे द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करें कि उसका मूल कैसा है, यानी कि विवेचक d के मान इसमें ज्ञात करने के लिए प्रश्न कर रहा है। आसानी से करेंगे इसको। प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा 24 नंबर, और प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसका विवेचक ज्ञात करना है। ये बराबर क्या होगा, x स्क्वायर का जो गुणा होगा 1 है, b बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या होगा, और c बराबर क्या हो जाएगा -1। तो d हमें क्या करना है ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस से 4ac, b यानी कि ये क्या वर्ग करेंगे, a का वर्ग हो गया 4, a का मान 1 है और c का मान क्या है -1 है। 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 में जब -4 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 4 कितना आ गया 5, यानी कि d का मान यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से बड़ा है, d का मान 0 से क्या हो रहा है बड़ा। तो जब भी d का मान 0 से बड़ा होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान दो मूल होंगे। वास्तविक और क्या होंगे, दो असमान मूल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण बी नंबर तो होगा ही, डी होगा ही। ए को थोड़ा सा जांच लेते हैं कि ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब 3 को हो जाएगा तो फिर से कि क्या होगा, चौथा जो बचेगा वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 25 नंबर प्रश्न है x प्लस 1 और इंटू फिर क्या है x माइनस 2 बराबर 0। इसको उठा करके इन दोनों में गुणा करेंगे, x गुणे x यानी कि x स्क्वायर हो गया, x में -2 से यानी कि -2x, 1 में अब x से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया x, और यहाँ पे क्या हो गया -2 बराबर 0 हो गया, यानी कि x स्क्वायर, और 2x में से x माइनस हो गया, x बच गया -2। ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया हुआ है वो एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तरीका सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते देखते हमने कितना हल कर लिया, 25 प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है, कुछ देर आप बने रहिए और हम क्या कर लेंगे, महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को यहाँ पे हल कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक के निम्नलिखित में से कौन होगा। सिंपल है, डी का मान निकालने के लिए। अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था इसको। समीकरण लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ए बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -5 और c बराबर क्या हो जाएगा 4। d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस से 4ac, माइनस क्या हो जाएगा 4ac। b का मान क्या है -5 है, वर्ग करेंगे उसका, 4 गुणे a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 4 है, 5 × 25 हो गया। अब 25 में से क्या करेंगे, चाचों को 16 माइनस करेंगे, 5 हमारा आएगा।
क्या आएगा 5, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि मिस्टेक कहीं होगा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ए का मान 1, बी का मान -5, सी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक तो है। ओ घटाने में मिस्टेक हुआ है। 25 में से जब 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। क्या हो गया 9 यहाँ बचेगा। कि ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है इसका? शून्य का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 4 माइनस से 1/2 का एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा बराबर 0 होगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का बराबर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस वाले को हम बराबर की बात करते हैं, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा कितना 2। माइनस में तो जाकर उधर प्लस में हो गया। 2 क्या है इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुणा में। 4 के साथ गुणा में होगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 8, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट में 8 होगा। एक्स का मान ज्ञात करना है ना, तो 8 का रूट में से निकलेगा तो रूट 2, यानी कि आसानी से हमने मान ज्ञात कर लिया। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। क्या सही होगा? ए सही होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक ना। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, आसान तो है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपके पास है तो आप इसको आसान बना सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं का समुच्चय के रूप में होगा। समुच्चय यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को मिस्टेक है, ठीक है ना। इस बात में देखिएगा। 29वां प्रश्न कर रहा है 1, 5, 9, 13, 7, 17, 21 से 25 डॉट डॉट कथी समानांतर से मतलब इसका पदांतर यानी कि क्या होता है? तो पदांतर बराबर होता है डी, यानी कि सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। तो सार्वंतर हमने आपको बताया था a2 माइनस क्या होगा? a1 होगा। a2 माइनस क्या होगा? a1। a2 माइनस क्या होगा? a1, ठीक है। तो a2 का मान क्या है यहाँ पे? a2 का मान है 5 और a1 क्या है? a1 है 1। तो 5 में से घटाएगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। कितना बचेगा? 4। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसका पदांतर नहीं कर लिया, यानी कि डी का मान ज्ञात कर लिया। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। क्या सही है? डी सही है, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है 30 नंबर प्रश्न करें कि समानांतर निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी कौन है, यानी कि एपी में कौन है। तो सार्वंतर इसका समान होगा, वही क्या होगा? एपी में होगा। हम बताए थे जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को बताया था अध्याय 5। 2 है 4 है फिर 8 हो जा रहा है फिर 16, ये नहीं होगा। 3 है 5 है फिर 5 के बाद तो घट रहा है फिर 2 हो रहा है, सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 3, 6, 9, 12 ये भी नहीं होगा, ये आपका सही है। पहले 10 है, 10 में से 4 घट के -6, फिर -6 में से 4 घट रहा है तो -2 और -2 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी एपी में है। बी क्या है? एपी में है। 31वां प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में है तो उनका वर्गों का योग क्या है? 24 है। नहीं, उन संख्याओं का योग क्या है? 24 और उनके वर्गों का योग है आपका 20, यानी कि 20। यहाँ पे प्रश्न मिस्टेक है, ठीक है ना। आप लोग बता रहे हैं मिस्टेक कहाँ पे है। कह रहे कि 3 वो संख्या है जिसका योग क्या हो जा रहा है? 24 हो जा रहा है। और कह रहे कि उनके वर्गों का योग, यानी कि उन्हीं संख्याओं का जब हम वर्गों का योग करेंगे तो कितना होगा हमारा? 20। ये समान नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न, ठीक है ना। ऑप्शन से भी चलेंगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तीनों संख्याओं के वर्गों का वो सही दिया रहता ना तो हम किसी ऑप्शन का या फिर जो भी यहाँ पे संख्या दिया हुआ है उसका वर्ग करके हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा इस वीडियो में वर्ग 10 का मैथ का 1 से लेकर के वस्तुनिष्ठ 30 प्रश्नों का हल, जो कि क्या थे? लगभग गणित के सभी सेशन से थे, यानी कि जो 16 आपका अध्याय है, ठीक है ना, उन सभी से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको अधिक से अधिक शेयर करते हैं और अगर आप फिर इसी तरीके का अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर क्या करेंगे हम दूसरा सेट का वीडियो बनाएंगे और उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ करके देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संभव तो आप भी इस लिंक को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करें।